ना ऑडियो चेक करो ऑनलाइन वाले। राम, श्याम, उज्जवल, चिराग, कृतिका। ठीक है सब। चलो कंटिन्यू करेंगे। उज्जवली वाला भेजता हूँ मैं ना, क्लास के बाद भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है, ग्रुप में नहीं भेजा हूँ, क्लास के बाद भेज दूंगा। चलिए स्टार्ट करेंगे द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और एक बेसिक मतलब मैं बताया था कि कंपनी लॉ बहुत वास्ट सिलेबस जो कि हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स पढ़ते रहेंगे सीए फाइनल तक। ठीक है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है कंपनी लॉ का। जैसे कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उसका बेसिक होता है पहला एक, वैसा कंपनी लॉ का एक बेसिक सा थ्योरी है, दैट इज द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है, ये थ्योरी आगे चल के कहीं है नहीं वैसे, लेकिन आगे चल के बहुत सारा लॉ है कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारा लॉ लिखा हुआ है, जिसका डिसीजन का जो बेसिस है वो बेसिस कॉर्पोरेट वेल का थ्योरी है। ठीक है, तो आगे चल के हम आईपीसीसी फाइनल में भी कुछ लॉस पढ़ेंगे जहां पर कॉर्पोरेट वेल का वैसे जिक्र तो होगा नहीं, लेकिन अगर तुमको याद रहेगा तो तुम वहां पे कॉर्पोरेट वेल भी लगाते तो तुम्हारा आंसर वही आता जो वहां पर आंसर दिया हुआ होगा, क्योंकि वो आंसर वो लॉ कौन से बेसिस पे लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी के बेसिस पे ही वो लॉ बनाया हुआ है। ठीक है, तो सोच लो अकाउंट्स का जर्नल जैसा है, तो बहुत बेसिक्स है जो आगे चल के कहीं ना कहीं काम आता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला था थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब, और उसमें एक बहुत फेमस केस है कंपनी का, वो केस का नाम है सैल्मॉन वर्सेस सैल्मॉन एंड को लिमिटेड। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस है कंपनीज लॉ का। बैकग्राउंड वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक नहीं आ रहा है क्या ऑडियो? मतलब कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा होगा। अभी चेक करो एक बार, अभी ठीक है? अभी क्लियर है? कुछ किया ही नहीं हूं मैं। ठीक है, चलो, होता है कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाता है, आखिर है तो ऑनलाइन क्लास ही ना। ठीक है, चलो देखना, तो ये बहुत फेमस केस है जो कि कंपनी लॉ को ही पूरा बदल के रख दिया था। द लॉ इज द एक्ट, केस इज सैल्मॉन वर्सेस सैल्मॉन एंड को लिमिटेड। ठीक है, हम वो समझेंगे क्या होता है, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो एक कंपनी का क्या है, एक कंपनी का होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये हम लोग पढ़े ऊपर अभी पिछले क्लास में कि कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दैट मीन्स क्या था सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब? करेक्ट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स, इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ के नजरिए में ये अलग से एग्जिस्ट करता है। ये मेंबर्स से डिफरेंट है, मतलब मेंबर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। वी आर डीलिंग विद द कंपनी, नॉट विद द मेंबर्स। हम मेंबर्स से डील नहीं कर रहे, हम कंपनी से डील कर रहे हैं। तो हमको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम कंपनी के नाम पर केस फाइल कर सकते हैं, हम किसी इंडिविजुअल मेंबर्स के नाम पर केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, यह है थ्योरी ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? एनुअल फंक्शन देखे हो अपने स्कूल का? याद है एनुअल फंक्शन? ऐसे यहाँ पर एक पर्दा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस होती है, यहाँ पे क्राउड है, चेयर्स लगे हुए हैं इधर। ठीक है, पूरा एक एनुअल फंक्शन को इमेजिन करोगे तो एक सेकेंड में समझ में आएगा तुमको द थियोरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, ऑडियंस है, कहाँ पे ऑडियंस दिख रहा है? ये हमारा पर्दा है। ठीक है, एंड दिस इज आवर स्टेज, और ये है बैक स्टेज जहाँ पर हम तैयार वैयार होते हैं, रिहर्सल्स करते हैं और फिर स्टेज में जाकर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक ऑडियंस, एक क्राउड किसको देख पाता है? जो स्टेज में है
कि जो बैक स्टेज में है, जो स्टेज में उसी को देख सकता है, बैक स्टेज वाले को वो नहीं देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता है? पर्दा लगा हुआ है, एक पर्दा लगा हुआ है जिसके वजह से वो सिर्फ स्टेज में मौजूद लोगों को देख पा रहा है, स्टेज के बाद जो लोग हैं उनको वो नहीं देख पा रहा। ठीक इसी तरह अ पर्सन इज डीलिंग विद द कंपनी, कंपनी इज ऑन द स्टेज, कंपनी है स्टेज पे और इसके मेंबर्स कहाँ हैं? इसके मेंबर्स खड़े हैं बैक स्टेज पे। ठीक है, तो अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी only and only knows the company, not the members. He is not dealing with the members, he is dealing with the company. समझ में आ रहा है? तो ये जो पर्दा है, ये जो पर्दा है इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। वेल का मतलब होता है पर्दा, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट वेल मतलब ये एक इमेजिनरी है, सब मतलब रियल में तो नहीं है ना, दिस इज एन इमेजिनरी, इमेजिनरी है ये। एक पर्दा है किसके और किसके बीच में? मेंबर और कंपनी के बीच में एक पर्दा है। ठीक है, एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नोज ओनली द कंपनी, सिर्फ कंपनी को जानता है वो। ही इज डीलिंग विद द कंपनी, ऑडियंस सिर्फ कंपनी को देख सकता है। ऑडियंस बैक स्टेज में कौन है, कॉर्पोरेट वेल के पीछे कौन है, उसको नहीं देख सकता। ठीक है, तो यही थ्योरी है कॉर्पोरेट वेल का कि अ पर्सन कैन ओनली सू द कंपनी नॉट इट्स मेंबर्स। मेंबर्स के खिलाफ हम केस फाइल नहीं कर सकते, हम कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, देखना एक बार रीड करेंगे कॉर्पोरेट विल क्या होता है। ठीक है, देखो कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय कंपनी इज आइडेंटिफाइड, थोड़ा सा मार्क वर्क कर लोगे तो अच्छा है। कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स, मेंबर्स अलग है और कंपनी अलग है, ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, उसके बाद इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट्स, कोई उधार लेता है, और कॉन्ट्रावेन्स, कॉन्ट्रावेन्स मतलब तोड़ता है, एनी लॉ, कोई लॉ के खिलाफ चला जाता है कंपनी। इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट्स और कॉन्ट्रावेन्स, कॉन्ट्रावेन्स मतलब तोड़ना, नॉट फॉलोइंग, फॉलो नहीं करना, कॉन्ट्रावेन्स एनी लॉ, द कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट implies that members should not be liable for those errors. Members are not liable because we can only see the company, we cannot see the members because there is an imaginary veil between the company एंड द मेंबर्स। उनके बीच में एक इमेजिनरी वेल, एक इमेजिनरी पर्दा है जिसके वजह से हम मेंबर्स को नहीं देख सकते। दैट मीन्स वी कैनॉट सू दी मेंबर्स, वी कैन सू दी कंपनी, कंपनी के खिलाफ हम केस फाइल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन, मतलब अलग से रहना। ठीक है, कॉर्पोरेट इंसुलेशन दस द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी कुछ भी करे उसमें मेंबर्स विल नॉट बी लायबल बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, द सेल्मॉन वर्सेस सेल्मॉन एंड को लिमिटेड हैज लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। एक ही बात होता है, या तो हम उसको कॉर्पोरेट वेल बोल रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हमको समझना होगा व्हाट इज एग्जैक्टली सेल्मॉन वर्सेस सेल्मॉन एंड को। ठीक है, ये है पूरा उसका केस। हम अभी केस नहीं पढ़ पाएंगे, अभी थोड़ा मैं समझाऊंगा उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये है उसका पूरा केस कि आखिर हुआ क्या था सेल्मॉन में। ठीक है, हम डायरेक्टली रीड करेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा, हम पहले समझ लेते हैं क्या हुआ था, उसके बाद हम लोग उसको रीड कर लेंगे। ठीक है, एक दो चीज़ हमको जानना जरूरी है बिफोर वी प्रोसीड। पहला, कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये पता चल रहा है। दूसरा, कंपनी हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी पता है। कंपनी हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कंपनी अगर डूब जाता है तो कंपनी के पास जितना पैसा है वो उतना ही दे पाएगा।
ठीक है। अगर पैसा खत्म हो गया तो कंपनी पैसा देने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है। और तीसरा, जब भी कंपनी वाइंड अप होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कंपनी वाइंड अप होगा, बंद होगा कंपनी, ठीक है, सबसे पहले पैसा दिया जाएगा आउटसाइडर्स को। ठीक है। उसके बाद इस आउटसाइडर्स में भी जो सिक्योर्ड है उसको पहले मिलेगा। मतलब जैसे बैंक लोन लिए हैं और वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्गेज है, तो उनको पहले पैसा मिलेगा, क्रेडिटर्स को बाद में मिलेगा। पहले सिक्योर्ड आउटसाइडर्स, फिर अनसिक्योर्ड आउटसाइडर जिनके पास कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और लास्ट में बारी आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा है? डिवेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। दोनों टाइप के डिवेंचर्स होते हैं। डिवेंचर्स में भी सिक्योर्ड एंड डिवेंचर्स में भी अनसिक्योर्ड। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में यहाँ सिक्योर्ड वाला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं अभी सैलमॉन में। ठीक है। तो सैलमॉन के केस में द डिवेंचर्स वेर सिक्योर्ड थे वो। ठीक है। अब सैलमॉन क्या किया देखना। ठीक है। व्हाट सैलमॉन एग्जैक्टली डिड। सैलमॉन का एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था। ठीक है। सैलमॉन का एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था। वो बहुत सालों से वो बिजनेस चल रहा था। अब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यू करता तो उसको क्या नहीं मिलता? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिलता। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यू रहता तो उसको लिमिटेड लाइबिलिटी भी नहीं मिलता। लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है। तो सैलमॉन देखा कि ये बिजनेस नुकसान में जाने वाला है, लॉस में जाने वाला है आगे चल के, क्योंकि पता चल रहा है कि उसको ये बिजनेस नहीं चलेगा और ज़्यादा। तो ये देखा कि लोग हमारे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, प्लस जितना भी नुकसान होगा मेरे को घर से पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पैसा देना पड़ेगा, ये सैलमॉन सोचा। ठीक है। अब सैलमॉन क्या किया? दिस वाज सैलमॉन। अब सैलमॉन क्या किया? एक कंपनी बनाया। सैलमॉन एंड को लिमिटेड। ठीक है। सैलमॉन मेड अ कंपनी। द नेम ऑफ द कंपनी वाज सैलमॉन एंड को लिमिटेड। एंड व्हाट सैलमॉन एंड को कंपनी डिड, it took all the assets of the sole proprietor। सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, सारा बिजनेस, सारा एसेट, सारा लाइबिलिटी, सब कुछ टेक ओवर कर लिया। कहां से? सोल प्रोप्राइटर। बेसिकली सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस को खरीद लिया। ठीक है। अब जब कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को खरीदेगा तो बदले में पैसा देगा। किसको देगा? सैलमॉन को, क्योंकि सैलमॉन उसका मालिक था। अब सैलमॉन को जब कंपनी पैसा देना का टाइम आया, व्हाट सैलमॉन डिड, ये कुछ 40,000 रुपए के आसपास था, लेट से डॉलर्स में वो। ठीक है। क्योंकि सैलमॉन इंडिया का नाम है भी नहीं, इंग्लिश लॉ है वो। ठीक है। तो 40,000 रुपए देना था। ठीक है। 40,000 का एसेट लिया था कंपनी। अब कंपनी क्या किया? 40,000 रुपए देना चाहा सैलमॉन को। सैलमॉन क्या किया? उसमें से कुछ पैसे का डिवेंचर्स ले लिया और कुछ पैसे का शेयर्स ले लिया। ठीक है। सपोज 20,000 का डिवेंचर ले लिया और 20,000 का शेयर्स ले लिया। इस कंपनी में इसी के फैमिली मेंबर्स जो थे वही इसके बाकी मेंबर्स थे। 7 मेंबर चाहिए, पब्लिक कंपनी है, तो 7 मेंबर्स में एक वो खुद था, बाकी उसके वाइफ, डॉटर्स, सन एंड अदर रिलेटिव्स वेर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। नाउ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1-2 मंथ्स द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशंस। कंपनी बंद हो गया, क्योंकि एक डूबता हुआ बिजनेस खरीदा था कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खरीदा था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस तो डूब रहा था, तो डूबता हुआ जब बिजनेस खरीदा तो कंपनी डूबा, फिर कंपनी बंद हुआ। और जब कंपनी बंद हुआ तो पैसा देने का बारी आया। कंपनी एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी का क्या है अब? लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी है कंपनी के पास। ठीक है। अब जब पैसा देने का बारी आया तो लाइन लगा, लाइन में सिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ऐसे करके लाइन में खड़े हो गए सब पैसा लेने के लिए। सैलमॉन कहाँ खड़ा हो गया?
सैलमॉन जाकर यहाँ खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया यहाँ पर? बिकॉज ही इज होल्डिंग डिवेंचर्स। वो 20,000 रुपये का डिवेंचर होल्ड करता है। तो सैलमॉन बोला आई एम अ डिवेंचर होल्डर, तो मुझे आगे खड़ा होना चाहिए, मैं लाइन में सबसे पहले खड़ा होऊंगा। और लिमिटेड पैसा है, 10,000 है कंपनी के पास, तो लिमिटेड पैसा है। सबसे पहले कंपनी किसको देगा? सिक्योर्ड डिवेंचर्स को। जैसे ही कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर को पैसा दिया, कंपनी का पैसा खत्म हो गया। तो कंपनी का पैसा खत्म होते ही बाकी लोगों को पैसा नहीं मिला, अब अनसिक्योर्ड वाले को, इनको पैसा नहीं मिला। तो अब ये लोग ऑब्जेक्शन उठाए कि सैलमॉन को पहले पैसा कैसे मिल सकता है? सैलमॉन तो मालिक है कंपनी का, और जब सैलमॉन ओनर है कंपनी का, ही शुड बी इन द लास्ट इन दी रो में, लास्ट कॉलम में, लास्ट में खड़े होने का उसको जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन आया कि कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट, दोनों अलग अलग हैं। अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी का डिवेंचर होल्डर्स भी है, तो उस उतना के लिए जितना का वो डिवेंचर होल्डर है, उसके लिए वो लाइन में फर्स्ट खड़े हो सकता है, और उसको अपना डिवेंचर का पैसा मिलने के बाद वो लाइन में पीछे जाकर शेयर होल्डर की जगह में खड़ा हो सकता है फॉर द रेस्ट 20,000 रुपीज। ठीक है, ऐसा क्यों हो पाया? ड्यू टू द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जो बोलता है कि कंपनी के पीछे कौन उसका ओनर है। सब कोई चिल्ला रहे हैं कि फ्रॉड कंपनी है, सैलमॉन ही इसका मालिक है, सैलमॉन के परिवार वाले ही इसके मेंबर्स हैं, और कोई है भी नहीं इसमें, फ्रॉड कंपनी है। ये कंपनी बनाया ही इसीलिए गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पैसा देना पड़ता। वहां पे सैलमॉन क्या किया? कंपनी बना दिया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की जगह लिमिटेड लाइबिलिटी कर लिया, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पैसा देना भी नहीं पड़ा, प्लस जितना पैसा कंपनी के पास था उसके लिए भी लाइन में सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया, बिकॉज ही इज होल्डिंग डिवेंचर्स, और वो 10,000 भी कंपनी से ले लिया। तो बाकी जो क्रेडिटर्स लोग थे और बैंक लोन्स जो था, वो लोगों का सबका पैसा डूब गया, क्योंकि कंपनी पैसा नहीं दिया, बिकॉज कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। कि बिजनेस दिया था ना, हाँ बिजनेस 40,000, ये जो बिजनेस दिया इसका वैल्यू किया 40,000 पे, 40,000 कंपनी पे करेगा, एसेट खरीदा है कंपनी, कंपनी 40,000 पे करेगा सैलमॉन को। कैसे पे किया? 20,000 डिवेंचर से, 20,000 शेयर से। ठीक है, द इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हाँ रियल स्टोरी है, मजाक थोड़ी चल रहा। ठीक है, समझ में आया? जो हम आज नहीं सोच सकते, वो लोग 19 सेंचुरी भी नहीं, 18 सेंचुरी के आसपास का, मतलब 1860s 70s का ऐसे कुछ का स्टोरी है शायद ये। ठीक है, तो इतना पुराना है, विच लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ कंपनी लॉ। फाउंडेशन कंपनी लॉ का बेसिक है ये। ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन वाले क्या किया था? सैलमॉन केस समझ में आ गया? इसीलिए ये कंपनी का नाम है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम है सैलमॉन, और उसका नाम है सैलमॉन एंड को लिमिटेड। तो द केस इज सैलमॉन वर्सेस सैलमॉन एंड को लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन वाले? चिराग, राम, श्याम, रितिका, उज्जवल, इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा लीगल से। हाँ 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 हाँ, सब कुछ लीगली किया, इसीलिए तो कोई कुछ कर नहीं पाया उसका। सबको दिख रहा है कि फ्रॉड किया है, दिख रहा है, पूरा ओपन दिख रहा है फ्रॉड किया है, लेकिन कुछ कर नहीं पाया कोई, बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल। उसके बाद कॉर्पोरेट वेल में काफी चेंजेस आया है। ठीक है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। हाँ चेंज आया है, अब ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्लियर है? चलो एक रीड करते हैं जो मैं समझाया तुमको, कि क्या यही केस है या कुछ थोड़ा बहुत अलग है। हाँ ये नहीं, एक थ्योरी बना दिया गया है अब ये वाला, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये जो पॉइंट 1 यहां से पढ़ेंगे हम, कि कॉर्पोरेट वेल को कब लिफ्ट किया जाए, मतलब कब पर्दा हटाया जा सकता है और देखा जा सकता है कि पीछे कौन लोग हैं। ठीक है, जैसे बहुत बदमाशी हो रहा है, एनुअल फंक्शन में बहुत बदमाशी कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल से जाके पर्दा उठा के देखेंगे ना पीछे कौन उत्पात हो रहा है बोल के। वैसे ही अब कंपनी, हर चीज जब तुम करोगे और बोलोगे कंपनी किया, हम नहीं किए। ठीक है, तो इसीलिए तुम अब कंपनी का कॉर्पोरेट वेल को हटाकर देखना होगा कि हु आर द पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ द कंपनी, कंपनी के इंचार्ज। ऐसे तो मैं
आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का बिजनेस कर लूंगा कंपनी के नाम पर, ठीक है, और जब पकड़ा जाऊंगा तो हम बोलेंगे हम नहीं किए, कंपनी कर रहा था, AK-47 कंपनी बेच रहा था, हम नहीं बेच रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जहाँ पर कॉर्पोरेट वेल को हटा दिया जाएगा, कॉर्पोरेट वेल को नहीं माना जाएगा और ये देखा जाएगा कि इस एक्ट के पीछे आखिर कौन लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो वो केसेस हम पढ़ेंगे कि वेयर कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड, लिफ्टेड मतलब हटाना, या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब पियर्सिंग मतलब फाड़ देना, मतलब पर्दा को हटा देना और पीछे जाकर देखना कि हु आर द एक्चुअल पर्सन्स इन चार्ज, ठीक है। ये सब आएगा यहाँ पर 5 पॉइंट है, ये पॉइंट डी ई, ये ई तक, ये सारा है लिफ्टिंग ऑफ वेल, मतलब कब कॉर्पोरेट वेल का थ्योरी को नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो रीड करते हैं। इन Salmon versus Salmon and Co Limited, the House of Lords laid down, House of Lords मतलब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये वो इंग्लिश लॉ से आया है तो वहां से यूज करते हैं, ठीक है। laid down that a company is a person distinct and separate from its members. In this case, one Salmon incorporated a company named Salmon and Co Limited. एक कंपनी बना दिया वो Salmon and Co Limited with 7 subscribers. 7 लोग थे, consisting of himself, his wife, 4 sons and 1 daughter. तो पता चल रहा है फ्रॉड कंपनी है, सब इसके घर वाले ही मेंबर हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, this company took over the personal business assets of Salmon for €38,782. मैं 40,000 अप्रॉक्स बताया था इसीलिए, 38,782, ठीक है। And in turn, Salmon took 20,000 shares of $1 each and debentures worth $10,000 with charge on the company's asset, मतलब सिक्योर्ड डिवेंचर लिया वो। समझ में आ रहा है? जो जो मैं उधर बताया सब यहाँ पे लिखा हुआ है। 40,000 रुपये में बोला था, 38,782 का वैल्यूएशन हुआ, जिसमें से 20,000 रुपये का शेयर लिया है और 10,000 का डिवेंचर लिया है। लेकिन वो डिवेंचर कैसा डिवेंचर है? विथ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट, मतलब सिक्योर्ड डिवेंचर लिया है, क्योंकि उसको पता है कि जब लाइन बनाने का बारी आएगा, लाइन में सिक्योर्ड डिवेंचर्स पहले खड़े रहेंगे, अनसिक्योर्ड हमारे पीछे रहेंगे। तो हमको लाइन में नंबर 1 में खड़ा होना है ना। अगर हम लाइन में सेकंड हो गए तो जो 10,000 है वो पहला वाला ले जाएगा। लाइन है ना बाहर। हाँ, कंपनी जब टेक ओवर किया एक बिजनेस को, इसका मतलब जितना भी चीज इसके नाम पे, सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम पे, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग गेट्स ट्रांसफर इन द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। और ये जो टेक ओवर होता है ये विद द ड्यू परमिशन ऑफ द क्रेडिटर्स, बैंक लोन, सबसे परमिशन लेकर ही होता है, ठीक है। चलें देखें इधर वापस। तो सलमान जानता था सिक्योर्ड वाले पहले खड़े रहेंगे, तो वो सिक्योर्ड डिवेंचर्स लिया, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द बैलेंस इन कैश, बाकी पैसा कैश में ले लिया। हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स टुक अप $1 ईच शेयर, मतलब एक शेयर लोग भी रख लिए अपने पास, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है उनका, मतलब यहाँ पर, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, बंद हो गया कंपनी, ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन, मतलब मंदी, डिप्रेशन, बूम, रिसेशन, ठीक है। The unsecured debentures to a tune of $7,000 contended that creditors लोग चिल्ला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्रेडिटर्स लोग? Salmon could not be treated as a secured creditor of the company. Salmon को secured creditor नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? ये कंपनी फ्रॉड है, ये तो मालिक है, और अगर मालिक है तो लास्ट में खड़ा होना चाहिए, ये हमसे पहले खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन Salmon खड़ा है उनसे पहले, क्योंकि ही इज होल्डिंग सिक्योर्ड डिवेंचर्स, और सिक्योर्ड डिवेंचर्स का नंबर पहले है एज कंपेयर टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। बोल रहा है कि सलमान कुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिवेंचर्स हेल्ड बाय हिम। जो डिवेंचर्स वो रखा है उसके बदले उसको सिक्योर्ड नहीं मान सकते, एज ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 1 मैन कंपनी विच वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सैल्मॉन। तो क्रेडिटर्स लोग ये बोल रहे हैं कि ये सैल्मॉन तो मालिक था,
तो जब मालिक था तो इसको पीछे खड़ा करो, ये हमसे आगे कहाँ से आ गया? ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी फालतू में बनाया गया है खाली हम लोगों का पैसा डुबाने के लिए, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो हमको पैसा मिलता, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनका लिमिटेड लाइबिलिटी है, पैसा है कंपनी के पास, लेकिन ये लोग हमसे आगे खड़े हो गए हैं पैसा लेने के लिए, और कंपनी लॉ बोल रहा है कि हाँ ये लोग हमसे आगे खड़े हो सकते हैं, बिकॉज दे आर होल्डिंग सिक्योर्ड डिवेंचर्स एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड पीछे है और सिक्योर्ड आगे है। समझ में आ रहा है द होल केस? सैलमॉन वर्सेस सैलमॉन एंड को लिमिटेड। ठीक है, इतना हम सोच भी नहीं सकते, जो वो एक अनपढ़ होकर उतना कर दिया था सैलमॉन। ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज हेल्ड बाय लॉर्ड मैक नाउटन, जो भी नाम है इनका। ठीक है, ये हमारे मतलब फॉरेनर हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड दैट कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड एज अ रिजल्ट अ शेयरहोल्डर कैनॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। और है कंपनी का तो सेपरेट एग्जिस्टेंस है, कॉर्पोरेट वेल है, तो कंपनी के एक्ट के लिए हाउ कैन अ शेयर होल्डर बी लायबल? भले ही सैलमॉन अकेले मालिक है कंपनी का, बट स्टिल द कॉर्पोरेट वेल थ्योरी प्रिवेल्स। मतलब अकेला मालिक होने के बाद भी तुम ये नहीं बोल सकते कि सैलमॉन एंड कंपनी एक ही है। नहीं, सैलमॉन अलग है और कंपनी अलग है, उनके बीच में क्या है? कॉर्पोरेट वेल है। कौन? बाकी डायरेक्टर्स को तो परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ हो सकता है, इसलिए तो मतलब, हाँ इसीलिए तो मतलब कंपनी में जब खुद के ही मेंबर्स खाली हैं तो मतलब वो कंपनी फिर तुम्हारा ही है, फिर उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। प्लस डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन में एक लिमिट रहता है कि कितना प्रॉफिट हो उनसे कितना रेम्युनरेशन दे सकते हैं, उसमें कंपनी लॉ के अंदर लिमिट है उसमें भी। ठीक है, वो बहुत आगे चल के पढ़ेंगे फाइनल्स में, वो सीए फाइनल्स में। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड दैट कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस and as a result a shareholder cannot be held liable for the acts of the company even though he holds virtually the entire share capital। हो रहा है कि भले ही एक व्यक्ति पूरा का पूरा शेयर कैपिटल अपने पास रखा है, लेकिन फिर भी वो और कंपनी दोनों अलग अलग हैं, वो एक नहीं है। तो सैलमॉन भले ही अकेला मालिक भी हो या मैक्सिमम मेजॉरिटी शेयर भी सैलमॉन रखा है, लेकिन सैलमॉन इज नॉट लायबल, सैलमॉन एंड को लिमिटेड इज लायबल। तो वो लोग, सैलमॉन अकेला मालिक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि तुम सैलमॉन को देख ही नहीं सकते। क्या तुम सैलमॉन को देख सकते हो? नहीं, देयर इज अ कॉर्पोरेट वेल बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर। तो तुम क्या चीज? हाँ सेम है, दोनों में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट, द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन is in fact based on the theory of separate corporate entity, that is corporate veil। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा केस कॉर्पोरेट वेल के थ्योरी पे है, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस में से है सैलमॉन एंड को लिमिटेड वर्सेस सैलमॉन। क्लियर है ऑनलाइन वाले? ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे तो सब करने लगेंगे फिर। नाउ द क्वेश्चन मे अराइज वेदर द वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कैन इवन बी लिफ्टेड और पियर्स्ड। क्या हम इस पर्सनालिटी के अगेंस्ट जा सकते हैं? क्या इस थ्योरी को हम नहीं मानकर, क्या एक्चुअल में कौन लोग हैं बैक स्टेज में, क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? क्या उनको हम देख सकते हैं? ये है कि कैन द कॉर्पोरेट विल थ्योरी कैन बी लिफ्टेड और पियर्स्ड। मतलब लिफ्टेड मतलब उठाना, मतलब पर्दा उठा देना, और पियर्स मतलब पर्दा फाड़ देना बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली पर्सनालिटी कॉर्पोरेट वेल को नहीं मानकर क्या हम बैक स्टेज में देख सकते हैं कि कौन लोग वहां पर हैं? एंड द आंसर इज यस, सर्टेन केसेस में द कॉर्पोरेट वेल्स कैन बी लिफ्टेड, और वो 5 केस है यहाँ पर, 5 केसेस है जहाँ पर कॉर्पोरेट वेल्स कैन बी लिफ्टेड। ये 5 केस यहाँ तक है कि कब कब एक कॉर्पोरेट वेल को हम लिफ्ट कर सकते हैं, या कब कब कॉर्पोरेट वेल को
हम पेयर्स करके एक्चुअल में कौन लोग उसके कंट्रोल में हैं या उस ट्रांजैक्शन के पीछे एक्चुअल में कौन लोग थे, हम उनको देख सकते हैं और उनको पनिश कर सकते हैं, ना कि हम कंपनी को पनिश करेंगे। ठीक है। अब सबसे बेसिक सा चीज है, अगर कोई आर्म्स का, जैसे मैं एग्जांपल दिया था तुमको, गन्स वंस का बिजनेस कर रहा है, मैं एक कंपनी बनाया ABC एंड कंपनी लिमिटेड, और उसमें मैं गन्स का बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है। अब कोई दिन मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि कंपनी कर रहा था ये बिजनेस, मुझे कुछ भी पता नहीं है। कंपनी एंड आई आर डिफरेंट, हम दोनों अलग अलग हैं, हमारे बीच में कॉर्पोरेट वेल है, तुम हमको नहीं देख सकते। तुम किसको देख सकते हो? सिर्फ कंपनी को देख सकते हो। लीगली जस्टिफाइड हो पाएगा? ये लग रहा है सुनकर कि हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिफ्टिंग ऑफ वेल वाला थ्योरी भी है साथ में। ठीक है, चलो देखता हूं। It means looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate entity. Corporate entity को नहीं मानना, disregarding मतलब नहीं मानेंगे, and paying regard instead to the realities behind the legal facet. मतलब facet मतलब faces. Facet simply means faces, कौन उसके पीछे है। ठीक है। तो वो रहेगी लीगल पर्सनालिटी को नहीं मानकर हम लोग देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति उस ट्रांजैक्शन के एक्चुअल कंट्रोल में है, या उसके एक्चुअल में कौन वो व्यक्ति वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है। ठीक है। वेयर अ कोर्ट इग्नोर्स द कंपनी एंड कंसर्न देमसेल्फ डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजर्स, मतलब कॉर्पोरेट वेल को इग्नोर करके मेंबर या फिर डायरेक्टर्स मैनेजर्स को देख रहा है कि वो लोग कौन है या कौन ये बिजनेस संभाल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, द कॉर्पोरेट वेल मे बी सेड टू हैव बीन लिफ्टेड। जब ऐसा किया जाता है हम ये बोलते हैं कि कॉर्पोरेट वेल क्या हो गया है? लिफ्ट हो गया, मतलब पर्दा हट चुका है और पर्दे के पीछे कौन है हम उनको देख पा रहे हैं। ठीक है। ओनली इन appropriate circumstances the courts are willing to lift the corporate veil, and that too when question of control are involved rather than merely a question of ownership. जब हमको ये पता करना है कि ये ट्रांजेक्शन कर कौन रहा था, rather than कौन इस ट्रांजेक्शन का मालिक है। ठीक है। ट्रांजेक्शन तो कंपनी के नाम पर हो रहा था, गन्स बेच रहा था मैं, तो ट्रांजेक्शन तो कंपनी के नाम पर था, तो कंपनी इज द ओनर, बट who was the person who was in control of that transaction? जब हमको ये पता लगाना है, then the theory of veil can be lifted. ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स, डिसरिगार्ड मतलब नहीं मानता है, डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ठीक है। क्लियर है ऑनलाइन वाले? इतना कोई दिक्कत? हम लोग पढ़े कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि कब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है या पियर्स किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलो देखना, 5 डिफरेंट केसेस है जहां पर कॉर्पोरेट वेल थ्योरी को हम नहीं मानेंगे। ठीक है। पहला है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड, मतलब कंपनी दोस्त है या दुश्मन, ये हमको पता लगाना है। ठीक है। अब कंपनी किसी का दोस्त या दुश्मन कैसे हो सकता है? ठीक है। कंपनी अगर किसी ऐसे मुल्क के साथ, ऐसे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहा है जिनके साथ हमारा वॉर चल रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? एनिमी हो गया। ठीक है। और कंपनी का कंट्रोल ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके साथ हमारा वॉर नहीं है, तो वो हमारा फ्रेंड हो गया। तो कंपनी कैन नॉट बी एन एनिमी और फ्रेंड। अ पर्सन हु इज इन कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी कैन बी एन एनिमी और अ फ्रेंड। समझ में आ रहा है? कंपनी थोड़ी हो सकता है किसी का दोस्त या दुश्मन, कंपनी का जो कंट्रोल में है, जो उसको चला रहा है, वो हमारा दुश्मन या फिर हमारा दोस्त हो सकता है। अगर वो दोस्त है तो कंपनी भी हमारा दोस्त है, अगर वो दुश्मन है तो कंपनी भी फिर दुश्मन है। ठीक है। देखना,
इन द लॉ रिलेटेड टू ट्रेडिंग विद द एनिमी द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज एडॉप्टेड। मतलब कौन इस ट्रांजैक्शन के कंट्रोल में है, हमको वो पता लगाना है। ट्रांजैक्शन किसके नाम पर हो रहा है वो हमको पता नहीं लगा। वो तो हमको पता है कि कंपनी के नाम पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमको ये देखना है कि ट्रांजैक्शन आखिर कर कौन रहा है। तो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैनॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन ऑन इट्स ओन ना, खुद थोड़ी ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता है कंपनी, किसी ह्यूमन एजेंसीज के थ्रू ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है वो। ठीक है, देखना द लीडिंग केस इन द पॉइंट इज, मार्क करना केसेस, डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। केस हमको लर्न नहीं करना है, ठीक है, केस स्टडीज का नाम याद नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है नाम लर्न करना। कोई एक आधा नाम कहीं याद हो गया तो अलग बात है, और एल्स हम केसेस का नाम कभी याद नहीं कर सकते। ठीक है, और वो नीड भी नहीं है कि हम केसेस का नाम को लर्न करें। ठीक है, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन जियोपार्डी, जियोपार्डी मतलब हार्मफुल या हार्म, ठीक है, या खतरे में, जियोपार्डी मतलब खतरे में बेसिकली। द कोर्ट में नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट सील्ड, ठीक है, सील मतलब वही वेल, शेल मतलब, बट इट मे रेंड द वेल फॉर ascertaining whether a company is an enemy company. Full stop. It is true that unlike a natural person, a company does not have mind or conscience. Therefore, it cannot be a friend or foe. मतलब ना दोस्त हो सकता है ना दुश्मन हो सकता है। कंपनी थोड़ी हो सकता है किसी का दोस्त या दुश्मन, कंपनी का जो कंट्रोल में है वो हो सकता है दोस्त या फिर दुश्मन। ठीक है, इट में हाउएवर बी कैरेक्टर्ड एज एन एनिमी कंपनी, इसको एनिमी कंपनी बोल दिया जाएगा इफ द अफेयर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीपल ऑफ एन एनिमी कंट्री। मतलब उन लोगों के कंट्रोल में है वो कंपनी जो कि हमारे दुश्मन देश से हैं, एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब हमको पता लगाना है कि कंपनी एक दुश्मन है कि दोस्त है, तो कंपनी किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं हो सकता। हमको बैकस्टेज में जाकर देखना पड़ेगा कि इसको कंट्रोल जो व्यक्ति कर रहा है वो दोस्त है कि दुश्मन है। अगर वो व्यक्ति दुश्मन है, एनिमी कंट्री से है, देन द कंपनी इज ऑल्सो तुम्हारा ये एनिमी, और अगर वो दोस्त है, वो सही कंट्री से है, देन द कंपनी इज ऑल्सो अ फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा, हम कॉर्पोरेट वेल को नहीं माने, कंपनी को देखकर अब नहीं बता पाए, हम कंपनी के पर्दे के पीछे जाकर मेंबर को देखकर बताए कि कंपनी दोस्त है कि दुश्मन। तो हम क्या चीज के अगेंस्ट चले गए यहाँ पर, कॉर्पोरेट वेल के थ्योरी के अगेंस्ट जाकर उसको लिफ्ट कर कर बैकस्टेज में जाकर देख कर आए हैं कि मेंबर कौन है, दोस्त है कि दुश्मन। समझ में आ रहा है? क्लियर है ऑनलाइन वाले इतना? क्लियर है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। ठीक है, जब एक कंपनी को बनाया गया है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इवेजन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, टैक्स चोरी करने के लिए कंपनी बनाया हुआ है, तब हम कॉर्पोरेट वेल थ्योरी को नहीं मानकर देख सकते हैं एक्चुअल ट्रांजैक्शंस को कि आखिर कंपनी मतलब कैसे टैक्सेस को इवेड कर रहा है। ठीक है, एक केस है इसमें पढ़ेंगे, वो पहले रीड करना चालू करते हैं। ठीक है, देखना, इन सर्टन मैटर्स कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड स्टैम्प्स, पर्टिकुलरली वेयर क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हमेशा कंट्रोलिंग ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम ओनरशिप में से हट गए हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ये ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, तो सारा ही केसेस कंट्रोलिंग का ही है। यहाँ पर ऊपर भी कंट्रोलिंग ही था ना, ऊपर कंट्रोलिंग, यहाँ पे ठीक जस्ट ऊपर अभी लिखे देखे थे हम। ठीक है, हमेशा टेस्ट ऑफ कंट्रोलिंग ही है यहाँ पर। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज एन इशू, ठीक है, केस का नाम दिया हुआ है जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटीज यूज टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्सेस, मतलब चोरी करना। इवेड या सर्कमवेंट का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है,
ठीक है, चलो मैं यहाँ पे रीड करते हैं हम लोग, एक क्या हुआ था, एक केस है यहाँ पर, और उससे तुमको समझ में आएगा कि हाउ अ कॉर्पोरेट एंटिटी कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू इवेड टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस कैसे चोरी करने के लिए एक कंपनी को यूज किया जा सकता है। ठीक है, देखना, द एसएससी अर्नड ह्यूज इनकम्स बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। एक व्यक्ति है, एसएससी मतलब पर्सन, एक व्यक्ति का बहुत कमाई हो रहा था, बहुत इनकम हो रहा था उसको। कहाँ से इनकम हो रहा था? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ही ओपन सम कंपनीज, एक कंपनी बनाया वो, एंड परचेज देयर शेयर्स, कंपनी बना दिया, और इस पैसे से क्या कर लिया? कंपनी का शेयर परचेज कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। दिस इनकम was transferred back to the SEC by way of a loan। मतलब कंपनी फिर क्या किया? एसएससी को उतना ही रुपए का लोन दे दिया। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, द कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्राइवेट कंपनी वेयर अ शेम, शेम मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट, हाँ डमी, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, शेम, एंड द कॉर्पोरेट वेल वाज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम। मैं पहले बता रहा हूँ चोरी हुआ कैसे। ठीक है, देखना, सबसे पहले जब एसएससी बहुत इनकम कमाया बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, दिस इज टैक्सेबल, द इनकम्स आर टैक्सेबल। अब इसको यहाँ पर इंटरेस्ट और डिविडेंड के ऊपर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से ही अर्नड एन इनकम ऑफ 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, नाउ लेट्स से द टैक्स रेट इज 30%, so he has to pay a tax of 30 लाख रुपीस। अब एसएससी सोचा कि क्या करें कि हमारा 30 लाख रुपए का टैक्स बच जाए। ठीक है, अब इनकम टैक्स एक्ट में एक लॉ है जहां पर हम कोई डिविडेंड और इनकम कमाते हैं, कहां से कमाए हैं हम डिविडेंड इनकम्स? शेयर से, शेयर खरीदे ना किसी कंपनी का, तब तो डिविडेंड आ रहा है, या किसी कंपनी का डिवेंचर्स खरीदे तो इंटरेस्ट आ रहा है अपने को। ठीक है, तो अगर अपने उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दे वापस से किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स पे, तो हमको उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये इनकम टैक्स लॉ है। ठीक है, क्योंकि सरकार चाहता है कि लोग पैसा इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में, तो उस चीज को प्रमोट करने के लिए सरकार बोला तुमको डिविडेंड मिला, तुम उसको रख लोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, री इन्वेस्ट कर दो शेयर मार्केट में, फिर से किसी कंपनी का शेयर्स वेयर्स खरीद लो उस पैसे से, तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति क्या किया देखना, ये व्यक्ति खुद का एक कंपनी बना दिया और उस कंपनी में 1 करोड़ रुपए का शेयर खरीद लिया, तो टैक्स बच गया, इसका टैक्स नहीं देना पड़ा, इसको टैक्स बच गया। फिर ये कंपनी क्या किया, वो पैसा 1 करोड़ रुपए वापस दे दिया इसको बाय वे ऑफ अ लोन, तो घूम फिर कर वो पैसा उसी व्यक्ति के पास वापस आ गया, आया कि नहीं वापस? शेयर्स खरीदे, 1 करोड़ वापस आ गया लोन के थ्रू, तो 1 करोड़ तुम्हारे पास, अपना 1 करोड़ वापस आ गया, लेकिन बदले में क्या हुआ, तुम्हारा 30 लाख का टैक्स बच गया, बचा कि नहीं 30 लाख का टैक्स? तो यहां पर इस कंपनी को क्यों बनाया गया है? जस्ट एंड जस्ट टू इवेड टैक्सेस, खाली टैक्स को चोरी करने के लिए ये कंपनी को फॉर्म किया गया है। और रियलिटी में जब देखा गया, इस कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस भी नहीं है, कोई मेजर सेल्स परचेज भी नहीं है, सिर्फ कंपनी पैसा ले रहा है मालिक से और वो पैसा वापस दे रहा है लोन के फॉर्म में। तो द कंपनी इज अ शेम, कंपनी इज अ डमी, कंपनी रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कंपनी का फॉर्मेशन का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि ये कंपनी को बनाया गया है just to evade taxes, and here the lifting of corporate will is again made, जहां पर हम ये बोले कि कंपनी को छोड़ो, ये ट्रांजैक्शन के पीछे कौन है, देखो पीछे कौन है इसके, ये मेंबर्स। समझ में आ रहा है क्या चीज? नहीं, लोन नहीं, लोन देना था डायरेक्टली लोन देने से भी हो जाता,
किसी को, लेकिन यहाँ पे हमको किसी कंपनी का शेयर्स में री इन्वेस्ट करना है उसको। हाँ ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन वाले? इंटरेस्टिंग है कि नहीं कंपनी लॉ? ध्यान से पढ़ने से ना बहुत मजा आएगा कंपनी लॉ पढ़ने में, और आगे चल के तो मैं तुमको बोला ये 5% ऑफ द कंपनी लॉ भी नहीं है, तो बहुत सीए इंटर सीए फाइनल बहुत लंबा जर्नी बचा हुआ है। चलो पढ़े, नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लियर है सेकंड पॉइंट? जब हम लोग टैक्स का चोरी करने के लिए किसी कंपनी को फॉर्म किए हैं तो सरकार उस कंपनी के कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके देख सकता है कि इसके पीछे एक्चुअल में मेंबर्स कौन है। और कैसे चोरी किया बता दिया मैं, इनकम मिला डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में, उसको शेयर्स में खरीद लिया, उतना पैसा का शेयर खरीद लिया और उस पैसे को वापस ले लिया फ्रॉम द कंपनी थ्रू अ लोन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, जब हमारा कोई लीगल ऑब्लिगेशंस है, कोई लीगल ड्यूटी बनता है और हम उस लीगल ड्यूटीज से बचने के लिए कॉर्पोरेट वेल को यूज कर रहे हैं, देन द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल कैन बी डिसरिगार्डेड। ठीक है, वापस से केस देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी चोरी कैसे हो सकता है टैक्स का, हम एक देखें तो हमको समझ में आएगा कैसे कंपनी को यूज करके टैक्स का चोरी किया जाता। आज नहीं हो सकता ऐसा, बिकॉज दिस इज लिफ्टिंग ऑफ वेल, ये सबको लिफ्ट कर दिया जाएगा, वेल को देख लिया जाएगा कि कौन इसके पीछे रियल में। हाँ वो इसी में ही है वो। हाँ ठीक है, देखना, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, देखना क्या बोल रहा है, वेर इट वॉज फाउंड दैट द सोल पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen। ठीक है, जब हम लोग कंपनी को यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ in order to reduce the amount payable by way of bonus to the workmen। अब ऐसा कैसे हो सकता है हम नीचे थ्योरी में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, अपहेल्ड मतलब डिसाइड किया, द पियर्सिंग ऑफ द वेल, मतलब पियर्सिंग मतलब तोड़ देना। ठीक है, पियर्सिंग ऑफ द वेल टू लुक इनटू द रियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, पियर्सिंग मतलब तुम वो ईयर पियर, कान पियर्सिंग क्या है, मतलब कान में छेद करना, वैसे ही वेल पियर्सिंग मतलब वेल पे छेद करके दूसरे पार देखना कि कौन है उस पर्दे के पीछे, वो उसका लॉजिक है पियर्सिंग का। ठीक है, देखना उसके बाद केस क्या है, वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, क्या बोल रहा है देखते हैं, हम लोग इसको रीड करेंगे और उसके साथ साथ में जैसे पिछले में किए थे डायग्राम बनाते जाएंगे क्या हुआ बोल के। ठीक है, देखना, द फैक्ट्स ऑफ द केसेस दैट ए लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग 4,50,000। ठीक है, तो दो कंपनी के बारे में बोल रहा है, ये है ए लिमिटेड और ये है बी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग 4,50,000, तो हम लोग 4,50,000 रुपये इन्वेस्ट करके शेयर्स खरीद लिया। द डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स वाज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, डिविडेंड मिला, इनकम है, तो हम लोग P&L में शो कर रहे हैं उसको। ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर it was taken into account for the purpose of calculating the bonus payable to workmen of the company। ठीक है, तो ये ए इन्वेस्ट किया बी में। ठीक है, तो बी कमा रहा है पैसा, तो बी डिविडेंड दे रहा है ए को, तो ए के लिए वो इनडायरेक्ट इनकम है, तो वो P&L में आ रहा है, और P&L में जब ये इनडायरेक्ट इनकम आ रहा है तो इससे P&L इंक्रीज हो जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का इंक्रीज हो जा रहा है, और once the profitability increases the workmen are payable a certain percentage of bonus on the total profit, hence the bonus payable is increasing। प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अभी तक? ठीक है, कंपनी पैसा लगाया है दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी पैसा कमा के डिविडेंड दे रहा है इस कंपनी को, तो हमारे को डिविडेंड मिल रहा है, हम ए लिमिटेड है, हमको डिविडेंड मिल रहा है, तो हमको जब डिविडेंड मिल रहा है
तो हम P&L के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं उसको इनडायरेक्ट इनकम डिविडेंड रिसीव्ड, एंड वंस द डिविडेंड रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड on the credit side of the P&L account, the net profit increases, and once the net profit increases, the amount payable by way of bonus is also increasing because the bonus are payable on a certain percentage of the net profits. समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अब कंपनी क्या, इसका चालाकी क्या किया कंपनी, ठीक है. Year after year, it was taken into account for the purpose of calculating bonus payable to workmen of the company. Sometimes in 1968, the company transferred the shares of B Limited to C Limited, a subsidiary. मतलब एक और कंपनी बनाए हम लोग, कंपनी का नाम क्या है? C Limited, ठीक है. और ये हमारी ही कंपनी है, सब्सिडियरी मतलब हमारा ही कंपनी है, ठीक है. अब हम क्या किए, ये शेयर को ट्रांसफर कर दिए किसके नाम पर? सी लिमिटेड के नाम पर. अब ये शेयर का मालिक कौन है? सी लिमिटेड पैसा लगाया है, सोच लो, बी लिमिटेड में. इतना समझ में आ रहा है? अब डिविडेंड किसको मिलेगा? सी लिमिटेड को, बिकॉज नाउ सी लिमिटेड इज द ओनर. अब जब सी लिमिटेड को डिविडेंड मिलेगा तो ए लिमिटेड के P&L में नहीं आएगा अब डिविडेंड रिसीव्ड, क्योंकि ये डिविडेंड किसको मिल रहा है? सी लिमिटेड को मिल रहा है. तो ये डिविडेंड ए लिमिटेड को नहीं मिल रहा, तो ए लिमिटेड के P&L में नहीं आएगा. तो जब ए लिमिटेड के P&L में डिविडेंड रिसीव नहीं आएगा तो ए लिमिटेड का बोनस पेएबल कम हो जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम हो गया तो बोनस पेएबल कम हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे सी लिमिटेड हैज बीन यूज्ड in order to reduce the amount payable by way of bonus to the workmen. समझ में आ रहा है क्या हुआ? पूरा प्रोसेस क्या हुआ? ए लिमिटेड पैसा लगा रखा है बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड इनकम डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड दे रहा है ए लिमिटेड को, तो वो डिविडेंड P&L में आ रहा है ए लिमिटेड के. तो ए लिमिटेड के P&L में आने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिससे बोनस ज़्यादा देना पड़ रहा है. ए लिमिटेड सोचा कि बहुत बोनस देना पड़ रहा है वर्कमैन को, तो अब ए लिमिटेड क्या किया, ये शेयर को ट्रांसफर कर दिया अपनी ही दूसरी कंपनी के नाम पर, दैट इज सी लिमिटेड. अब ये शेयर का मालिक कौन हो गया? सी लिमिटेड. अब जब बी लिमिटेड डिविडेंड देता है तो डिविडेंड किसको मिलता है? सी लिमिटेड को. तो ये P&L में किसके आता है? सी लिमिटेड के. तो ए लिमिटेड के P&L में नहीं आ रहा. तो जब ए लिमिटेड के P&L में नहीं आ रहा है तो ए लिमिटेड का प्रॉफिट कम हो गया. एज अ रिजल्ट द बोनस पेएबल आल्सो डिक्रीजेस. तो यहाँ पर सी लिमिटेड को पूरे प्रोसेस में यूज किया गया है जस्ट इन ऑर्डर टू इवेड द मतलब अमाउंट पेएबल बाय वे ऑफ बोनस, ठीक है. नेक्स्ट, sometimes in 1968 the company transferred the shares of B Limited to C Limited, a subsidiary wholly owned by it. मतलब सारा शेयर C का हमारे ही पास, मतलब C हमारा ही कंपनी है, ठीक है. Thus the dividend income did not find a place in the profit and loss account of A Limited. A Limited के P&L से वो जो डिविडेंड इनकम है वो हट गया, क्योंकि वो कहाँ चला गया है? सी लिमिटेड में चला गया. विद द रिजल्ट दैट द सरप्लस अवेलेबल फॉर द पर्पज फॉर पेमेंट ऑफ बोनस टू द वर्कमैन गॉट रिड्यूस्ड, ठीक है. इसीलिए प्रॉफिट कम हो गया, जिससे वर्कमैन का पैसा जो है वो कम हो गया, ठीक है. हियर अ कंपनी क्रिएटेड अ सब्सिडियरी एंड ट्रांसफर्ड टू इट इट्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग in a bid to reduce the liability to pay bonus to its workers, ठीक है. जैसे कि मैं बोला कि सोच लो कि मैं जितना कमाऊंगा, ठीक है, सपोज मैं ऐसे बोला कि मैं जितना भी पैसा मैं कलेक्ट करूंगा उसका 10% मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है. अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं पैसा कलेक्ट करना बंद कर दिया हूं, मेरे बदले कोई और पैसा कलेक्ट करने लगा है. तो जब वो पैसा कलेक्ट करने लगा है तो मेरे को पैसा नहीं मिल रहा. अब तो जब मुझे पैसा नहीं मिल रहा तो मैं 10% तुमको नहीं दूंगा बोल रहा हूँ. समझ में आ रहा है? यही तो हो रहा है. क्या हो रहा है? कंपनी इनकम कमा रहा था, उस पर डिविडेंड, उस पर बोनस दे रहा था 5% 10% का. कंपनी इनकम को ही किधर और ट्रांसफर कर दिया है, तो अब हमारे पास इनकम ही नहीं आ रहा. तो जब इनकम ही नहीं आ रहा
तो अपने बोनस भी देने के लिए लायबल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ वर्कर्स ऑब्जेक्ट किए कि इतना ह्यूज डिविडेंड जो पीएनएल में दिख रहा था इतने सालों से, अचानक से पीएनएल से कहाँ चला गया। तो वहां पर देखा गया है कि एक कंपनी फॉर्म किया गया है जस्ट इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द इनकम सो दैट द बोनस लाइबिलिटी गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, thus the Supreme Court brushed aside the separate existence of the subsidiary। और इन लोग बोल रहे हैं सब्सिडियरी तो अपना एग्जिस्ट करता है, उसका इनकम उसका है, हमारा इनकम हमारा है। ए लिमिटेड वर्कर्स कहाँ काम कर रहे हो, तुम ए लिमिटेड में काम कर रहे हो, तुमको कहाँ का पैसा का बोनस मिलेगा, हमारे प्रॉफिट का बोनस मिलेगा। तुमको सी लिमिटेड से क्या मतलब, सी लिमिटेड तो अपना सेपरेट एग्जिस्ट करता है इन द आइज ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है, बिकॉज एवरी कंपनी हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसा नहीं है, हियर द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल इज सेट असाइड, और बोला गया कि हु इज द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। तो ये देखा गया है कि ए लिमिटेड और सी लिमिटेड के में एक कॉमन पर्सन ही कंट्रोल में है। दैट मीन्स द प्रॉफिट विच इज बिलोंगिंग टू द सी लिमिटेड इज ऑल्सो द प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड। तो वहां पे क्या किया गया, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया इन ऑर्डर टू सी who is the person who is in control of the A limited and C limited। ठीक है, देखना thus the Supreme Court brushed aside the separate existence of the subsidiary company। The new company so formed had no assets of its own। कुछ नहीं था, सेम कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है, जस्ट बनाया गया है रिड्यूस करने के लिए लाइबिलिटीज को। ठीक है, एक्सेप्ट दोज ट्रांसफर्ड बाय इट बाय द प्रिंसिपल कंपनी with no business or income of its own except receiving dividend from shares transferred to it by the principal company and serving no purpose except to reduce the gross profit। मतलब कंपनी का कोई काम ही नहीं है, कोई एसेट नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कंपनी के पास एसेट कहाँ से आया है, जो प्रिंसिपल कंपनी दिया है, ए लिमिटेड दिया है, और इनकम भी सिर्फ कौन सा, उसी के ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है, बस, और कुछ नहीं है कंपनी में। तो क्लियरली पता चल रहा है द कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड टू रिड्यूस द टैक्स, रिड्यूस द अमाउंट पेएबल बाय वे ऑफ बोनस। ठीक है, सर्विंग नो पर्पज एक्सेप्ट टू रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रिंसिपल कंपनी सो एज टू रिड्यूस द अमाउंट पेएबल एज बोनस टू द वर्कमैन। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे चालू लोग हैं, देख लो, जहाँ पर कहाँ बेचारे उनका इनकम रिसीव हो रहा था, देखिए बहुत फालतू में 10% देना पड़ रहा है बोनस। ये देखिए पीएनएल में कौन सा इनकम है जिसको रिड्यूस किया जा सकता है, और देखिए डिविडेंड रिसीव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसको ट्रांसफर कर दे दूसरी कंपनी के नाम पर। हमारी ही कंपनी है, हम पैसा रिसीव करें ए लिमिटेड में या हम पैसा रिसीव करें सी लिमिटेड में, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों ही तो हमारा कंपनी है। ठीक है, हमारा 2 बैंक अकाउंट है, एसबीआई में पैसा है या पीएनबी में पैसा है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी सी लिमिटेड के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, जिससे क्या हुआ, ए लिमिटेड का बोनस लाइबिलिटी कम हो गया। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन वाले इतना? क्लियर है? क्लियर, चलो नेक्स्ट। नहीं ले रहा है लिमिटेड, पैसा एक्युमुलेट हो रहा है, कोई फर्क पड़ता है बता, जो दोनों अगर हमारा ही कंपनी है, ठीक है, अल्टीमेटली अगर मेरा 2 कंपनी है, मैं दोनों का ही मालिक हूं, तो मुझे यहां पर अगर इस कंपनी में पैसा मिले या इस कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आए, क्या फर्क पड़ता है। फ्यूचर में जाकर सी लिमिटेड में पैसा आया ही तो है, कैश बैंक बढ़ा ही तो है, मैं सी लिमिटेड को पूरा बेच दूंगा कभी फ्यूचर में, तो सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज के साथ एक बार में। हाँ, तो सी लिमिटेड को हम बेच सकते हैं ना, तो पैसा किसको मिलेगा जब सी लिमिटेड बिकेगा, ए लिमिटेड को, तो अल्टीमेटली पैसा रियलाइज नहीं हो जाएगा। अब सी लिमिटेड को सोचो 10 करोड़ रुपए डिविडेंड मिला, तो सी लिमिटेड के बैंक अकाउंट में 10 करोड़ है एसेट में, अब जब मैं ये बेचूंगा तो सारा एसेट सारा लायबिलिटी बिकेगा, तो 10 करोड़ का पैसा मिलेगा ना जो बैंक में है, तो पैसा रियलाइज हो ही जाएगा। किसको नहीं, क्यों,
पीएनएल का आइटम में मिलेगा। ये कैपिटल रिसीट हो जाएगा ना, शेयर्स बेचना, और दैट इज नॉट एन आइटम ऑफ पीएनएल। मशीनरी बेचना नॉट एन आइटम ऑफ पीएनएल। गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट या लॉस वो सब पीएनएल का आइटम है, तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। रेवेन्यू पे मिलेगा ना, कैपिटल रिसीट्स पे तो नहीं देंगे हम। ठीक है, ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है तो बताओ। ठीक है, बहुत समझने का जरूरत है अच्छे से, है ना। नेक्स्ट पढ़े एक और। ठीक है, देखना, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरी टू एक्ट एज एजेंट्स। मतलब सब्सिडियरी को सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है, सब्सिडियरी मतलब हमारा ही एक और कंपनी, ठीक है, जिसको बनाया गया है जस्ट इन ऑर्डर टू एक्ट एज अ एजेंट ऑफ आवर कंपनी। मतलब हमारे नौकर या हमारे लिए काम करेगा, उसके लिए उसको जस्ट बनाया गया है। ठीक है, इसमें एक केस है जहां पर द प्रिंसिपल कंपनी वॉज नॉट गिवन लाइसेंस। प्रिंसिपल कंपनी को लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि वो कुछ वजह से डिस्क्वालिफाइड हो गया लाइसेंस रिसीव करने से। तो वो क्या किया, एक सब्सिडियरी कंपनी फॉर्म किया और सब्सिडियरी कंपनी के नाम पर लाइसेंस अप्लाई किया। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट द सब्सिडियरी कंपनी विल नॉट ऑल्सो गेट द लाइसेंस बिकॉज द सब्सिडियरी कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी different from the original company, but the company is in control of a common person, that is lifting of corporate veil। corporate veil को लिफ्ट करके देखा गया कि ए जो पहला कंपनी है ए लिमिटेड, अगर वो डिस्क्वालिफाइड है तो उसका जितना भी सब्सिडियरी कंपनी आगे वो बना ले, वो सारे के सारे कंपनी भी क्या होंगे, डिस्क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, एक रीड करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पढ़कर देखना। कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर्स और ऑफ अनदर कंपनी एंड देयरफॉर बी डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। मतलब सिर्फ कंपनी बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ हमारे बदले हमारे एजेंट के जैसा काम करने के लिए। ठीक है, हियर द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, जैसे दो कंपनी है ए लिमिटेड और एक हम नया कंपनी बनाए बी लिमिटेड, जिसका पूरा का पूरा मालिक कौन है, ए लिमिटेड ही मालिक है। तो अब बी लिमिटेड में जो भी होगा वो कौन कंट्रोल कर रहा है, पूरा ए लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है। तो काइंड ऑफ ए इज द प्रिंसिपल एंड बी इज द एजेंट। एजेंट है, वो हमारे बदले काम कर रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो कंपनी वहां पर वही हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 100% कंट्रोल है उस कंपनी का। ठीक है, अब जब हम इस कंपनी के नाम पर लाइसेंस अप्लाई किए तो हमको नहीं मिला लाइसेंस, हम कोई वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए ऑब्टेनिंग लाइसेंस में। ठीक है, नाउ वी वांट टू अप्लाई इन द नेम ऑफ बी लिमिटेड बिकॉज वी आर सेइंग दैट बी लिमिटेड इज सेपरेट फ्रॉम अस, इट हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी, ओन एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, बट द कोर्ट हेल्ड दैट बी लिमिटेड इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ लिफ्टिंग ऑफ वेल। कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके देखा जाएगा कि कंपनी नहीं, कंपनी का कंट्रोल किसके पास है, और ये देखा गया है कि दोनों कंपनी का कंट्रोल एक कॉमन व्यक्ति के पास है। तो जब ए लिमिटेड डिस्क्वालिफाइड है तो बी लिमिटेड भी डिस्क्वालिफाइड होगा। क्लियर है ऑनलाइन वाले, यही वाला है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरी टू एक्ट एज एन एजेंट। चलो रीड करते हैं केस। ये केस दिया हुआ है, इन केस ऑफ मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस था, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल बट कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इन इट्स ओन। अपने नाम पर जब अप्लाई किया वो डिस्क्वालीफाई हो गया। इट देयरफॉर फॉर्म्ड अ सब्सिडियरी and the application for license was made in the name of the subsidiary। subsidiary के नाम पर हम लाइसेंस अप्लाई किए। the vehicles were to be transferred to the subsidiary। हम सारा व्हीकल सब्सिडियरी के नाम पर ट्रांसफर कर देंगे और अब सब्सिडियरी के नाम पर लाइसेंस लेकर काम को चालू करना चाहते हैं। ठीक है, here the parent and the subsidiary are were one commercial unit, एक ही है माना गया, and the application of license was रिजेक्टेड।
ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया है क्योंकि हम देख रहे हैं ना कौन इसका मेंबर है, दोनों कंपनी का सेम मालिक है, तो कंट्रोल देखना चाहते हैं हम लोग, ना कि ओनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर भी द थ्योरी ऑफ लिफ्ट कॉर्पोरेट वेल हैज बीन लिफ्टेड। ठीक है, बस कंप्लीट है ना। ये आखिरी पॉइंट में ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, एक लाइन का पॉइंट है। ठीक है, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफीट एनी लॉ। कोई लॉ को के खिलाफ है, कोई बेसिक मतलब कोई फ्रॉड व्रॉड करने के लिए कंपनी बना है, तो कंपनी तो फ्रॉड नहीं कर सकता, कंपनी के ओनर फ्रॉड करते हैं। ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि हु इज द पर्सन हु इज इन कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, ठीक है ना। वेदर डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड for some illegal or improper purpose, that is to defeat or circumvent law, to defraud creditors or to avoid legal obligations। कोई भी वजह से अगर हम लोग कंपनी बना रहे हैं किसी को चीट करने के लिए, कुछ फ्रॉड करने के लिए, देन कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। ठीक है, क्लियर है इतना। दिस इज ऑल अबाउट द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। वन ऑफ द सबसे मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये कंपनीज एक्ट का। ठीक है, आगे चल के बहुत जगह इस वाले थ्योरी से तुम्हारा केस लॉ का आंसर मतलब तुम कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। हाँ, एक और आखिरी में है, मैं नहीं, एक डॉक्ट्राइन, दो तीन डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, आखिरी में अल्ट्रा वायर्स मतलब अगेंस्ट द कंपनी। चलो ऑनलाइन वाले, थैंक यू, बाय बाय।